हे गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का एक बार फिर से। देखिए, एमटीपी का सीरीज 1 सीए फाउंडेशन वालों के लिए कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे और अब हम सीए फाउंडेशन का सीरीज 2 आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में सीधा सीधा सा इंटरमीडिएट वालों का भी लॉ का सीरीज 2 आ जाएगा और उसके बाद में ऑडिट का भी सीरीज 1 और सीरीज 2। ठीक है, ताकि सारे हमारे एमटीपी का जो सीरीज है वो हम यहाँ पे कर लेंगे बहुत आराम से डिस्कस। चलिए जी, तो फटाफट से बच्चे लोगों सीरीज 2 के जो हमारे क्वेश्चन है उनके ऊपर मैं बात को स्टार्ट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मिस्टर शेखर वॉन्ट्स टू सेल हिज कार फॉर दिस पर्पज ही अपॉइंट मिस्टर नादान, क्या बात है, अ माइनर एज हिज एजेंट। ठीक है भाई, ये भाई साहब के पास में कार है और इन्होंने मिस्टर नादान एक माइनर को अपना एजेंट बना दिया है और इंस्ट्रक्ट किया है मिस्टर नादान को कि कार शुड नॉट बी सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन 1 लाख, कि 1 लाख से कम में मत बेचना। ठीक है, नादान ने शेखर यानी प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर दिया और उस कार को मिस्टर मासूम को सेल कर दिया है 80,000 के अंदर। बराबर। अब इतना क्वेश्चन पढ़ते ही कई बार हमारा दिमाग सेल्स और गुड्स की तरफ जाता है। सो और वहां सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट वाला पॉइंट है, पर बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा गया, मिस्टर शेखर कैन रिकवर द लॉस ऑफ 20,000 फ्रॉम एजेंट। प्रैक्टिकली अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया और प्रिंसिपल को कोई भी नुकसान हुआ तो वो एजेंट से रिकवर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि एजेंट इस बार एक माइनर है। और याद करो, क्लास में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो एक माइनर प्रिंसिपल तो नहीं बन सकता है, लेकिन एजेंट बन सकता है। कि एजेंट के सर पे वैसे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। बराबर, तो एजेंट बनना तो है वैलिड, लेकिन 20,000 रुपीज शेखर माइनर यानी माइनर एजेंट नादान से रिकवर नहीं कर पाएगा। जो 20 का लॉस हुआ ना वो तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब क्या ये शेखर, चलो लॉस तो रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बायर है, बायर कौन है यहाँ पे, मिस्टर मासूम। नाम देखो क्या जोरदार रखे। क्या ये उससे अपनी कार वापस ले सकता है? नहीं ले पाएगा। हालांकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर भी हमने ये पढ़ा हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर बाय नॉन ओनर का फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि अगर एजेंट ने किसी थर्ड पर्सन को कार को सेल कर दिया है और उसने गुड फेथ में परचेस कर लिया है तो ओनरशिप का ट्रांसफर उसको हो जाएगा। तो शेखर को यह बड़ा नुकसान होने वाला है, ना तो कार वापस आएगी और 20,000 रुपए का जो नुकसान हुआ वो भी होने वाला है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में होना चाहिए। आंसर अभी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, एक साथ जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पेपर में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसके सारे पार्ट यहां से एक बार डिस्कस करके देन उसके बाद हम आंसर्स को चेक कर लेंगे कि क्या एक्चुअल प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है बच्चों, फर्स्ट का बी पार्ट, जगन्नाथ ऑयल्स मिल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी और इसमें 220 मेंबर्स है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें से 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन द कंपनी। ठीक है, पब्लिक में तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये एम्प्लॉय कब से थे बच्चे लोगों, देखिएगा 1 अप्रैल 2006 से लगा के 28 जून 2016 तक, करीब करीब 10 साल समझ लीजिए ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं। दे वर अलॉटेड शेयर इन दिस कंपनी फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2007। ओके, यानी जब ये एम्प्लॉय थे तब इनको शेयर्स दिए गए थे, देखो 7 में दिए गए, जो इन्होंने अगस्त 16 के अंदर सेल कर दिए, यानी जब एम्प्लॉयमेंट 28 जून को छोड़ा है उसके बाद में इन्होंने सारे शेयर भी बेच दिए। ओके, मतलब अब इनका कंपनी से ना तो एम्प्लॉय का नाता है ना शेयर होल्डर वाला नाता है। अगर अभी भी शेयर होल्डर वाला नाता होता तो वो प्राइवेट कंपनी में अपने पढ़ा था, नॉट काउंटेड होते। चलिए, पर क्वेश्चन पब्लिक कंपनी का है। आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर 16 को, बच्चों समझिएगा, ये 1 दिसंबर 16 तब है जब ये कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। बराबर, ईच ऑफ दोस 25 मेंबर एक्वायर्ड शेयर इन अगेन सेम कंपनी। ये फिर से कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, बट अभी एम्प्लॉय नहीं है, अभी ओनली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है और तब से ये शेयर को होल्ड कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई, पब्लिक कंपनी, टेंशन नहीं। टेंशन यहां है, कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी में होना चाह रहे हैं कन्वर्ट। बराबर, तो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, वेदर क्या जगन्नाथ लिमिटेड को अपने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा? क्या बिल्कुल करना ही पड़ेगा। बराबर से, क्योंकि आपने 220 मेंबर थे जिनमें से 25 ये थे जिस वक्त में एम्प्लॉय थे, तब तो ये एक्सक्लूडेड थे, लेकिन इन्होंने शेयर बेच दिए। बेचने के बाद वापस से ये कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, तो कंपनी का लिमिट तो 200 से बाहर का दिख ही रहा है अपने को। बराबर से, क्योंकि अब जब ये 1 दिसंबर 2016 से शेयर बने तब ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए ये 200 की लिमिट में काउंट होने वाले हैं, है ना।
सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे और ये 220 हो रहे बच्चों। हाँ, एम्प्लॉय होते तो माइनस कर देते अपन, 195 मेंबर ही मानते, अदरवाइज 200 से ज्यादा है तो कम तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले के अंदर यस, कम करने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड कहता है वुड योर आंसर बी डिफरेंट if 20 about 25 members were an employee in this company for a period 1 अप्रैल 6 से लगा के 28 जून 17 तक ये होते। ठीक है, अब 17 तक ये होते तो पहले इनको शेयर मिले, फिर इन्होंने 16 में बेच दिए और 16 में ही वापस खरीद लिए, जबकि इनका एम्प्लॉयमेंट 17 तक चला है, यानी तब भी ये एम्प्लॉय थे, अब भी एम्प्लॉय है। उस केस में हम क्या करते बच्चे लोगों, 220 की लिमिट में से इन 25 को इंक्लूड नहीं करते और मेंबर मानते कि 195 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कन्वर्जन के टाइम पे रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके सेकंड पार्ट के आंसर में होना चाहिए। बराबर, अभी चेक करेंगे। थर्ड वाला बच्चों हमेशा वाला क्वेश्चन है, कल भी था, नेमो डेट को टर्न हैबिट। हमेशा आपको मैंने कहा ये क्वेश्चन तो हर जगह पे इंपॉर्टेंट दिखता ही है। अभी आपसे मैंने बात किया, कल इवन हमारे सीरीज 1 में भी क्वेश्चन था, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल एज हिमसेल्फ हैज के एक्सेप्शंस। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट वाला अपना जो पॉइंट है, सेल बाय जॉइंट ओनर में से एक ने अपना बेचा, गुड्स बेच दिए। फिर हमने स्टोपल से सेल वाला पॉइंट पढ़ लिया, फिर हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने वाला सेल पढ़ लिया, अनपेड सेलर वाला पढ़ा। मतलब ऑलरेडी ये पॉइंट कई बार डिस्कस है, हम डायरेक्टली यहां से देख भी लेंगे अभी, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बराबर, चलिए तो फर्स्ट के तीनों पार्ट का आंसर आईसीआई क्या देता है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चे लोगों। आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए सेक्शन 11 बट ऑब्वियस है, माइनर को बताना है, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, बट माइनर एक एजेंट की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फर्स्ट केस क्वेश्चन समझा दिया। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट शेखर और नादान का वैलिड है, प्रिंसिपल और एजेंट का, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट है वो 20,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो शेखर कैन नॉट रिकवर 20,000 ऑफ लॉस फ्रॉम माइनर। सेकंड वाले में थर्ड पार्टी ने तो गुड फेथ में एजेंट से परचेस कर लिया, तो उसको गुड टाइटल मिल गया। बराबर सर, या सोगा का रेफरेंस देके नहीं कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछा है तो मत लिखो, पर पता तो ही अपने को आंसर। शेखर कैन नॉट रिकवर इस कार फ्रॉम मासूम, शेखर मासूम से कार रिकवर भी नहीं कर पाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जैसा आपको मैंने कहा प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, पूरा प्राइवेट कंपनी का सेक्शन बच्चे लोगों 2 क्लॉज 68 यहां तक हमने पूरा समझा दिया, कौन कवर कौन नॉन इंक्लूडेड, ये पूरा प्रोहिबिशन तक का पॉइंट यहां तक आ गया, तीनों पॉइंट आ गए। फिर फाइनल आंसर बच्चों, फर्स्ट का आंसर हमने दिया 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट नॉट ड्यूरिंग प्रेजेंट मेंबरशिप। क्योंकि अभी आपका मेंबरशिप चालू हुआ था 1 दिसंबर से, उस वक्त आप कंपनी के मेंबर नहीं हो, सो इनको मेंबर में कंसीडर करना पड़ेगा, और आप एक्सीड हो रहे हो 200 से कंपनी, बट ऑब्वियस है 220 है और 200 पे लाना है तो मेंबरशिप रिड्यूस करना पड़ेगा। सेकेंड वाले पार्ट में अगर इनका एम्प्लॉयमेंट 2017 तक चालू रहता है, तो सेकेंड टाइम भी जब इन्होंने मेंबरशिप लिया तब भी देवर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के एम्प्लॉय थे, उस केस के अंदर नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द 200 मेंबरशिप नंबर, तो यहां पे 195 ही काउंट होंगे। सो देयरफॉर नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिडक्शन। ये देखिए रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कन्वर्जन के टाइम पे, ये अपने को आंसर में लिखना पड़ेगा। बराबर, कोई टेंशन नहीं। सी वाला बच्चों कल भी था, नेमोडेट के एक्सेप्शन, नो वन कैन टाइटल ट्रांसफर बेटर टाइटल के एक्सेप्शन, कुछ भी बोलो, यही पॉइंट मर्केंटाइल एजेंट, कोई भी जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ये देखिए सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देके रखे हैं। बराबर, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से कर सकते हो। चलिए तो मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमने क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे लोगों जो किया था वो यही था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया आंसर इसका बनता है, 2 पार्ट में आप इसका आंसर दे देंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट एग्रीमेंट्स आर मेनी टाइप्स like domestic, social, commercial, है ना, but only commercial can be converted into contracts because an agreement which is enforceable by law is called contract। तो 2 पार्ट में देकर के आप बहुत बढ़िया समझा सकते हैं। स्टडी मैट का आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें यही क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो बहुत बढ़िया समझाया, क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया, तो टेंशन नहीं। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से बहुत प्यारा पॉपुलर क्वेश्चन, शंभू दयाल, नाम भी वही है, ध्यान में आ गया आपको, इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर वाला। मुझे नहीं लगता मुझे समझाने का जरूरत पड़ेगा, इवन अपने नोट्स में भी है, एज वेल एज स्टडी मैट के अंदर भी आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन देके रखा हुआ है, शंभू दयाल वाला, जहां पे हम इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर की बात करते हैं। सेम नाम है, श्रीमती प्रकाश एंटर होती है, बास्केट लेती है और जाती है सामान के लिए,
सेम कल हम लोगों ने जो मॉक 1 किया था बच्चों, उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि भी आर्टिकल लेके आपने डिस्काउंट का डिमांड किया, जो उसने मना कर दिया। सेम ये भी कैशियर के पास गए, उसने प्राइस लेने से मना कर दिया। आप आर्ग्यू या फोर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर। तो बहुत इजीली हम ये सेकंड का ए पार्ट तो हमारे लिए बहुत इजी है। बी पार्ट बच्चों आपको मैंने पहले ही कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। सेक्शन 7 भी लगेगा। क्या ये मैंडेटरी है क्या? हाँ भाई, बिना इनके तो एलएलपी का फॉर्मेशन होने वाला ही नहीं है। सीधा सीधा सा पॉइंट है। आइए आंसर की तरफ लेके चलता हूं आपको। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बहुत सिंपल हो गया। आइए देखते हैं। ये देखिए, तो हमारा पार्ट हो गया। ये देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इन्विटेशन टू रिसीव। पहला वो बच्चों, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो बहुत सिंपल है। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, हम लोग जानते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे उतना डिटेल समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे पॉपुलर, सबसे पहला जिसका हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया वो यही क्वेश्चन था। 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखने का है। ये सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है हमने। सेकेंड पार्ट अगेन शंभू दयाल वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा इन्विटेशन टू ऑफर का पूरा मैटर लिख दीजिए। फिर सेल्फ सर्विस स्टोर के अंदर सब इन्विटेशन टू ऑफर होता है। प्रकाश ने गुड सेलेक्ट किया, श्रीमती प्रकाश ने, वो ऑफर है। जब आप आर्टिकल्स लेकर के गई तो वो मतलब जो गुड्स पड़े हुए हैं डिस्प्ले में वो इन्विटेशन है। गुड्स आपने सेलेक्ट किए, वो ऑफर है। और कैशियर अगर नहीं लेता है तो आप उसको द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपेल या फोर्स हिम टू सेल आप नहीं कर सकते। ये अपने को लिखना था। डेजिग्नेटेड पार्टनर बच्चों 2J में पहले डेफिनेशन, एनी पार्टनर जो डेजिग्नेटेड होता है अकॉर्डिंग सेक्शन 7, और एवरी एलएलपी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट। और ये भी आप जानते हो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट्स है मान लो 1 और मोर, तो फिर इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डायरेक्टली आपको सेक्शन 7 2J और 7 का डेफिनेशन समझा रहा है। इतना ही मैटर अपने नोट्स में वगैरह सब जगह दे रखा है, तो आपको मैंने यहीं से पढ़ने को कहा था कि भाई आप पढ़ के जाए। डेजिग्नेटेड पार्टनर इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, तो ये आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आता हूं बच्चे लोगों। हम चाह रहे हैं कि कम टाइम में ज्यादा चीजों को हम लोग कर लें, तो जो चीजें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है उन पे ज्यादा डिस्कशन नहीं लगा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है लकी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड टेकन केयर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीड से रिलेटेड पार्टनरशिप का क्वेश्चन, व्हाट आर दोस पॉइंट्स एंड शी वांट्स टू नो द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टेड बाय हर। अच्छा, वो चाहती है भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन डीड में होती है लिस्ट बताओ। ऑल्सो गिव लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन डीड। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अभी करते हैं इसको। डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, नेम होता है, फर्म का नेम हो गया, पार्टनर्स के नेम हो गए, एड्रेसेस हो गए, नेचर ऑफ द फर्म हो गया, बिजनेस क्या करोगे, उसके अलावा आप चाहें तो कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बैंक अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, अकाउंट्स कैसे बनेगी, बहुत कुछ आप लिख सकते हैं। इसका बी पार्ट देख लेते हैं बच्चों, फिर एक साथ करेंगे। मिस्टर मुरारी ओस पेमेंट ऑफ 3 बिल टू मिस्टर गिरधारी। 3 बिल का पेमेंट इनको करने का है। मुरारी ने उधार लेके रखा है गिरधारी से। 12/120 ड्यू पड़ा हुआ है बच्चों मार्च 16 को। 5650 ड्यू पड़ा हुआ है अगस्त 18 को, और 9680 ड्यू पड़ा हुआ है मई 2019 को। मतलब 16 का भी कुछ उधार पड़ा है, 2018 का उधार है, 2019 का भी कुछ उधार पड़ा हुआ है ना। ये पड़ा हुआ है 12/120, ये पड़ा हुआ है 5650 और ये है 9680। ओके, नाउ अभी मिस्टर मुरारी ने पेमेंट किया है और 1 अप्रैल 2020 को, क्या बात है, 2020 को इन्होंने पेमेंट करने का सोचा है। और पेमेंट में बच्चों 2 तरह के पेमेंट किए हैं। एक तो चेक भेजा है 9680 का और एक भेजा है 15,000 का। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के रूल्स आप सबने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। रूल कहता है सबसे पहले तो अगर डायरेक्ट इंडिकेशन है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इम्प्लाइड इंडिकेशन। तो 9680 का चेक हमारे इस 9680 के अमाउंट से एग्जैक्टली मैच करता है, तो सबसे पहले तो ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर बचा 15,000। 15,000 कहते हैं फीफो मेथड यूज करो, जो पहले आया उसको पहले एडजस्ट करो। लेकिन पहला वाला तो टाइम बार हो चुका है, पर आप रूल जानते हो, जब सामने वाले ने बगैर बोले 15,000 का चेक भेज दिया, तो जो क्रेडिटर है इस क्वेश्चन के अंदर गिरधारी, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। हाँ, इलीगल डेब्ट एडजस्ट नहीं होंगे, लेकिन जो टाइम बार भी हो चुका है उसको सबसे पहले एडजस्ट करेगा फीफो मेथड के हिसाब से। तो बच्चों 15,000 में से क्या करेंगे, 12/120 तो हम यहां से एडजस्ट कर देंगे, और 5650 हमारे जो है वो यहां से हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है ये अपने को इधर ध्यान में रखना रहेगा। बहुत सीधा सीधा सा पोर्शन है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं, इसके अंदर बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो अभी चेक भी कर लेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन का हमारा पार्ट था। आओ आपको मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लेकर के चलते हैं आप लोगों को। और क्वेश्चन थर्ड में, हाँ, मिस लकी वाइल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड मस्ट टेक केयर ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटीज, नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड एज एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ बताया बच्चों, रिटर्न या वर्बल भी हो सकती है, और राइटिंग के अंदर अगर रहेगा तो फिर उसको हम डीड के नाम से जानेंगे। पार्टनरशिप डीड अगर आपको ड्राफ्ट करना है तो फिर स्टैंपिंग भी करवाना चाहिए इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से। और अगर इफ पार्टनरशिप कंप्राइज इमूवेबल प्रॉपर्टी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी रिटर्न, स्टैम्प एंड रजिस्टर अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आप पे कोई एसेट वैसेट लेके भी रखा है, परचेज भी करना है, तो जरूरी है कि आप क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। मेनली बच्चों लिस्ट दे रखी है आपको यहाँ पे पूरी, देखो, नेम फर्म का, पार्टनर्स का, नेचर एंड प्लेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग, एडमिशन, रिटायरमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल, सेटलमेंट, सैलरी कमीशन, एक्सपल्शन कैसे करना है। मतलब हाँ, जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने करीब करीब पॉइंट्स आपको लिख देने चाहिए, सारे लिखने की जरूरत नहीं होती। और अगर लकी चाहे तो इनमें से कुछ डिलीट भी कर सकती है और ऐड भी कर सकती है, अपने हिसाब से आप डीड को बना सकते हैं। तो एक परफॉर्मा टाइप आपको दिया है कि अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल है, ठीक है। हाँ, मतलब आप जितने टॉपिक्स पढ़ते हो ना बच्चों, उन सारे टॉपिक्स के नाम भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा भाई। नेम, नेचर, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, इतना तो हर किसी को याद होता है। फिर ये आपका अकाउंट्स का चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट। अच्छा, शुरुआत में आपने राइट्स पढ़े थे, उसमें था रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, अकाउंट्स में पढ़ते हो आप। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे होगा, सैलरी कमीशन देना है नहीं देना है, सब आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि डील में क्या क्या होता है। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं आपके लिए। ये हमारा लॉ का 59, 60, 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। बच्चे लोगों प्रोविजन लिख दो पहले तो। सबसे पहले सेवरल पेमेंट अगर हो तो पहला जहां पे अपना मैच कर रहा हो, वो अपने को करना चाहिए। आपको रूल मैंने समझाए हुए हैं सारे के सारे। सबसे पहले डायरेक्ट इंडिकेशन, नहीं तो इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में अगर अमाउंट मैच कर रहा है, दो पेमेंट आपने किए, पहला चेक जो है वो है दैट इट विल अगेंस्ट द बिल ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट। 9680 का ड्यू है, उतना ही भेजा है तो उससे एडजस्ट कर दो। 15,000 का जो चेक है वो आप लॉफुल डेब्ट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, इवन दो टाइम बार हो तो भी कर सकते हो। तो पहले जैसे मैंने आपको कहा था 12,120 के अगेंस्ट में कर दीजिए, बराबर। और बैलेंस जो है वो जो सेकंड वाला आपका बचा हुआ है उसके अगेंस्ट में, बाकी बचा हुआ रह जाएगा, उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर दीजिए। यही मैंने आपको बताया था, यही आंसर में देके रखा है। तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए जी, आगे चलें, बढ़ जाए बच्चे लोगों आगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास में आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, When can an unpaid seller of goods exercise his right of lien? Okay, right of lien आप कब यूज कर सकते हो? Over the goods under the sales of goods है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों। और अनपेड सेलर जब भी क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया हो, क्रेडिट का टाइम पीरियड पूरा हो चुका हो। सेकंड नंबर, जब भी बायर हमारा इंसॉल्वेंट हो चुका हो, पैसा नहीं मिला हो, सब चीजों में अनपेड सेलर है। कैन ही एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन? इवन यस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया लेकिन पोजीशन हमारे पास में है बायर के, सेलर के पास, तो राइट ऑफ लियन यूज होगा। ये राइट कब जाएगा? जब बायर ने गुड्स एक्वायर कर लिए हो, या उसके एजेंट ने गुड्स एक्वायर कर लिए हो, या हमने ही थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया हो एस्ट्रोबल के थ्रू, या पेमेंट आ गया है, तो हमारे हाथ से राइट टर्मिनेट हो जाएगा। कैन ही एक्सरसाइज इज राइट इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री ऑफ कोर्ट? बच्चों नोट्स के पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इवन आप कोर्ट से डिक्री लेके आ गए, कोर्ट ने बायर को ऑर्डर कर दिया कि इनका पेमेंट करो, फिर भी अगर वो हमारा पेमेंट नहीं कर रहा है, तब भी हम राइट ऑफ लियन को यूज कर सकते हैं। इवन इन केस ऑफ डिक्री आ गई लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुई है, पेमेंट नहीं मिला, तो हमको ये राइट यूज करने का राइट मिलेगा। ये अपन आंसर में 6 नंबर में भी करने वाले हैं। चलिए पहले इसका बी पार्ट यहां से देखते हैं बच्चों, फिर हम इसको करेंगे। XYZ आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म। 3 पार्टनर है बच्चों। They were carrying their business successfully for the past several years. Due to expansion, they planned to hire another partner, Mr. A. अब 4 पार्टनर हो गए, XYZ and A। बिजनेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मली उनका कंटिन्यू हो रहा है। वन ऑफ द फॉर्मल बिजनेस मीटिंग उनकी हो रही है, तो पता लगा कि एक पार्टनर है जो मिस्टर वाई है, इसने मिसबिहेव किया मिसेस ए। जो नया पार्टनर आया ना, उसकी वाइफ के साथ मिसबिहेव किया, पी पा के आया था, देखो बैडली ड्रंक था, और उससे काफी रूडली बात किया। मिसेस ए से, उसका ए का वाइफ से रूडली बात किया, गलत बात है भाई। मिसेस ए फेल वेरी एम्बैरेस्ड एंड उसने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ये सारी बात हुई है। हस्बैंड बट ऑब्वियसली भड़कना ही है। मिस्टर ए गॉट एंग्री ऑन द इंसिडेंट एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग विद मिस्टर वाई इन द मीटिंग प्लेस इटसेल्फ। लड़ाई वड़ाई हो गई आपस में। अगले दिन ये जो ए नया बंदा आया, इसने बाकी के दोनों पार्टनर को कन्विंस किया कि यार ये वाई ऐसा बदतमीज इंसान है, पी के आया, इसने मिसबिहेव किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो इसको क्यों ना एक्सपेल कर दिया जाए। ऐसे तो कर ही देना चाहिए ऐसे लोगों को, पर बच्चों हम लॉ पढ़ रहे हैं
और लॉ में एक्सपेल भी करना है तो उसका तरीका फॉर्म करना पड़ेगा। एक बेटर तरीका आपको दे रखा है। 3 चीजें होना चाहिए एक्सपेल करने के लिए। पहले से इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए और फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, और गुड फेथ के लिए जरूरी है कि उसको फर्म के बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए, फिर उसको नोटिस देना पड़ेगा और हियरिंग का चांस भी देना है। 5 was expelled from the firm without any notice। यहीं पे गलती हो गई। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट था नहीं था, ये सब तो कुछ दिया ही नहीं, लेकिन ये जरूर कह दिया कि उसको एक्सपेल कर दिया गया विदाउट एनी नोटिस फ्रॉम एक्स एंड जेड। ओके, मतलब इन तीनों ने उसको कोई नोटिस नहीं दिया और इन तीनों ने मिलकर उसको बाहर निकाल दिया। आपसे पूछा क्या एक्सपेल्शन सही है क्या, क्या एक्सपेल कर सकते हैं क्या, और गुड फेथ कैसे चेक करना है बच्चों, पूरा प्रोविजन आपसे पूछ लिया गया। तो भाई उसको हटाना तो नहीं हो पाएगा लॉ के हिसाब से, तो और कुछ करो लेकिन हटा तो नहीं पाओगे। चेक करें, आइए। राइट ऑफ लियन बच्चों, रीड इन पोजीशन मीनिंग लिख दो। कब यूज कर सकते हो, जब गुड्स आपने बिना क्रेडिट फैसिलिटी के सोल्व किए हो, क्रेडिट किया है लेकिन एक्सपायर हो गया है मैंने आपको कहा, और इंसॉल्वेंट हो गया है। कंडीशंस आपके नोट्स वगैरह में सब दे रखी हैं। अनपेड सेलर इवन प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो गई तो भी यूज कर सकता है, बस अपने पास पोजीशन होना चाहिए भाई, और पैसा नहीं आया तब यूज कर सकते हैं। टर्मिनेशन भी आप लोग जानते हो, जब गुड्स को कोरियर वाले को दे दिया या बेली को दे दिया बिना राइट ऑफ रिजर्वेशन के, या बायर या उसके एजेंट ने गुड्स को ऑब्टेन कर लिया। 2 पॉइंट अपन ने और पढ़े हुए, पेमेंट अगर आ गया हो या आपने खुद ने ही गुड्स को अगर दे दिया हो एस्टोबल के थ्रू, तब भी राइट हमारे हाथ से जाएगा। और यस, ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन इवन आफ्टर ही हैज ऑब्टेन अ डिक्री फॉर हिज प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कोर्ट। तो मुझे लगता है बच्चे लोगों, जैसे ये क्वेश्चन आई थिंक 6 नंबर का था और उसमें 3 चीजें पूछी आई थिंक ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो हर एक पार्ट इसका 2-2 नंबर का रहा होगा। मतलब इन्होंने जितने क्वेश्चन आपसे पूछे ना, जैसे ये क्वेश्चन एक पूछा तो ये 2 नंबर का हो गया, टर्मिनेशन 2 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ऐसा कुछ सेटिंग बिठाया हुआ है इन्होंने। या ये एक ही लाइन का तो शायद 1 मार्क्स का रहा हो, बाकी 2 जो हमारे हैं वो हो सकता है 2.5 2.5 मार्क्स के कर दिए हो। तो 3 क्वेश्चन पूछे तो इनकी मार्किंग भी इस तरह से डिवीजन में आएगी। ठीक है, अब आते हैं एक्सपल्शन के ऊपर बच्चों। 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 3 चीजें एक्सपल्शन में चाहिए। पहले से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। इफ ऑल दीज कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, एक्सपल्शन बोनाफाइड नहीं माना जाता है। और टेस्ट ऑफ गुड फेथ में 3 चीजें बच्चों, एक तो फर्म के बिजनेस के इंटरेस्ट में होना चाहिए, दूसरा उसको नोटिस देना पड़ेगा, और सुनवाई का मौका। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वॉइड है। इन दिस क्वेश्चन वाई इज नॉट वैलिड, ये देखो एक्सपल्शन वाई का वैलिड है ही नहीं, क्योंकि नॉट सर्व एनी नोटिस एंड ऑल्सो नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बाकी बातें तो छोड़ो, ऑल्सो द मैटर ऑफ फाइट जो हुआ बच्चों पर्सनल मैटर था, ये भी सूट नहीं कर रहा है। ये जो है ना एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी नहीं है, क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर है। तो टेस्ट ऑफ गुड फेथ यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। सिंस कंडीशन गिवन अंडर प्रोविजंस आर नॉट सेटिस्फाई, एक्सपल्शन स्टैंड नल एंड वॉइड। किसी ने पूछा सर हम ये भी लिख दे क्या कि देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, और ये सब कुछ भी बच्चे लोगों वैसे ही हट नहीं रहा है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट था नहीं था, कुछ बोला नहीं है, मेजोरिटी भले ही हो गई हो, लेकिन गुड फेथ की तीनों कंडीशंस भी प्रूव नहीं हो रही है। एक भी नहीं होती तो भी नहीं होता, लेकिन यहाँ तीनों ही प्रूव नहीं हो रही है, सो उसका एक्सप्रेशन वैलिड नहीं होगा। ये अपने को आंसर में ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो आंसर को इमोशनली नहीं सोचने का है तुमको, बराबर लॉ के हिसाब से सोचना है। सर वाइफ के साथ बदतमीजी किया तो पुलिस कंप्लेन करो भाई, वो सब कुछ करो, लेकिन इधर लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप से आप उसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़ दे। पहला क्वेश्चन, आयुक्त, नाम गजब देते हैं भाई, आयुक्त परचेज 100 kg ऑफ व्हीट फ्रॉम भास्कर एट 30 रुपीज पर केजी। ओके, मतलब आयुक्त हमारा परचेजर है, भास्कर हमारा सेलर है। भास्कर बोलता है कि व्हीट इज इन वेयर हाउस एंड द कस्टडी ऑफ किशोर। ओके, व्हीट जो भास्कर ने सेल की वो किशोर की कस्टडी में ही है, जो वेयर हाउस कीपर है। ओके, किशोर कंफर्म्ड कर देता है आयुक्त को कि दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ व्हीट फ्रॉम हिम एंड टिल देन ही इज होल्डिंग व्हीट फॉर आयुक्त बिहाफ। ओके, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बच्चे लोगों, वेयर हाउस वो का वो है, किसका है, किशोर का है। पहले ये गुड्स उसने भास्कर के नाम से अपने पास रखे हुए थे, अब वो एक्नॉलेज कर देता है कि अब मैं आयुक्त के नाम से गुड्स अपने पास में रख रहा हूं। इट इज अ मैटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि यहां वेयर हाउस वाले ने एक्नॉलेज कर दिया है, सबसे बड़ी बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयुक्त पिक द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। अच्छा, बिफोर आयुक्त पिक्स द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, होल व्हीट इन द वेयर हाउस वॉज फ्लडेड, फ्लोट इन फ्लड, बाढ़ आई, सारा बह गया। नाउ अब ये जो आयुक्त है ना, जो परचेजर है, ये कहता है मेरा पैसा वापस करो, वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंडीशन दैट की डिलीवरी तो हुई नहीं, सेलर यानी भास्कर ने मुझे डिलीवरी कहां किया, तो मुझे मेरा पैसा वापस दिया जाए। बच्चों साफ पता लग रहा है भैया आयुक्त को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब भी ये होता है कि गुड्स का डिलीवरी आपको हो गया है।
ठीक है सर, इसमें ओनरशिप तो लिखा ही नहीं है कुछ बच्चों, इसमें अलग से ओनरशिप का कुछ भी नहीं दिया, तो हम मान रहे हैं कि डिलीवरी के साथ साथ ओनरशिप भी गया बराबर से। और ओनरशिप जब आयुक्त के पास आ गया तो अब भले फ्लड में गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो गए तो वो यहाँ क्लेम नहीं कर सकता है इस पैसे का कि प्राइस मुझे वापस की जाए, नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी लगेगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन बच्चों, डायरेक्टली अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनीज या बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए, कॉन्सिक्वेंसेज आप लोग जानते हो, वॉइड एब इनिशियो होगा, सारे मेंबर्स मिलकर भी उसको रेडिफाई नहीं कर सकते। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रीके वाला हमारा मेन केस इसके ऊपर लगता है। आइए आपको आंसर्स चेक करवाता हूं। ये देखिए, एस पर प्रोविजन बच्चों, कंस्ट्रक्टिव सिंबल एक्चुअल 3 टाइप का डिलीवरी, ये देखो कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग समझाया, एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको कहा था, इसमें किशोर ने एक्नॉलेज कर दिया आयुक्त को कि वो उसके भी आप पे गुड्स होल्ड कर रहा है। सो बिफोर पैकिंग, मान लो वहां पे सारा फ्लड से चला भी गया तो भी अब क्लियर है कि पोजीशन जो है वो ट्रांसफर हो चुका है आयुक्त को। सो यहाँ पे आयुक्त राइट नहीं है और वो अपना प्राइस नहीं मांग सकता, ओनरशिप वगैरह सब कुछ उसको गई भाई, ये ध्यान में रखना है। ये देखिए बच्चों, अल्ट्रा वायरस का पूरा मीनिंग आप लोग जानते हो, अपना लैंग्वेज में लिख दोगे, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी, ठीक है, और आप अपना लैंग्वेज के अंदर इसको लिखने वाले हो। ये केस भी समझाया इन्होंने थोड़ा सा, तो आप समझा सकते हो पूरा अपने हिसाब से। इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट एनी पर्सन हु डील विद कंपनी हैव नॉलेज अबाउट इट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का भी बीच के अंदर आप थोड़ा सा पॉइंट डालेंगे। ये देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिख करके यहाँ पे समझाया, तो आप भी बढ़िया सा एग्जाम्पल या एशबरी वाला केस ही मैं तो कह रहा हूं आप समझा देना, प्रॉब्लम क्या है अपने को, पूरा एब्सोल्युटली वॉइड होता है और बाद में उसको जाके रेडिफाई भी आप नहीं कर सकते हो। ये सब इन्होंने दिया है, देखो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अल्ट्रा वायरस ये वाला लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये भी डायरेक्टर्स के आप आर्टिकल्स के बाहर है तो उसको रेडिफाई कर सकते हो, बट आप लिखना चाहें तो ताकि बढ़िया सा एग्जाम्पल वगैरह देकर के इस पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ एमओए। तो याद रखिएगा, मैं ये प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूं कि ये सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं और इस वक्त आप रिवीजन के अंदर एमटीपीस को देख रहे हैं, टॉपिक्स आपको पहले से आते हैं, तो जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस है उन पर मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगेन अगला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सब जानते हो, इम्पोज बाय लॉ होता है, प्रिंसिपल इक्विटी पे बेस होता है। नो वन कैन इनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ अदर, अनजस्ट एनरिचमेंट, खूब सारे वर्ड हैं, क्वालिटीज वगैरह उसकी देख लेते हैं अभी क्या लिखी है, बाकी यही सब कुछ है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। पी क्वेश्चन कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी, बिल्कुल सही है और कोई पेनल्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे लोगों को 3 आपको पता ही है। फर्म जो है वो किसी पर सूट फाइल नहीं कर पाएगी, बराबर से पार्टनर्स जो हैं वो फर्म पर या दूसरे पार्टनर्स पर सूट फाइल नहीं कर पाएंगे। सेट ऑफ मैक्सिमम 100 का ही डिमांड कर सकते हो आप, बराबर से उससे ज्यादा का डिमांड आप कर नहीं पाओगे, बट थर्ड पार्टी जरूर सूट फाइल कर पाएगी, ये अपने को इसके आंसर में लिखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फिर आंसर देख लेंगे। आखिरी क्वेश्चन, क्या लिखा है, कौन सी कंपनी है भाई ये, ओके, मणिकार लिमिटेड। मणिकार लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स टू नैनीकार लिमिटेड, क्या बात है, मणिकार नैनीकार, मणिकार ने नैनीकार को शेयर अलॉट किए बच्चों 10 करोड़ के, ओके, मतलब ये कंपनी मणिकार है, इसने नैनीकार को कुछ शेयर अलॉट किए बच्चों 10 करोड़ के, तो शेयर्स हैं, ओके, वैल्यू में, और डिबेंचर्स दिए बच्चों 30 करोड़ के, ये डिबेंचर्स दिए हैं, ये शेयर्स दिए हैं, ओके, 17-18 में। आफ्टर द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी 100 करोड़, ओके, आफ्टर दैट, अच्छा, ये शेयर्स देने के बाद में मणिकार का जो टोटल कैपिटल है बच्चों वो हो रहा है 100 करोड़ का, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हो रहे हैं 150 करोड़ के, ओके ओके ओके, समझ गए। यानी पहले मणिकार के पास में 90 करोड़ का कैपिटल रहा होगा, 10 करोड़ का इन्होंने इसको और दे दिया, कुल मिलाकर के 100 का हो गया है, किसका, मणिकार का, इशू करने वाली है ना। और उसी तरह से 30 करोड़ के डिबेंचर भी पहले हो सकता है 120 के रहे हो, 150 के हो गए, मतलब ये टोटल कैपिटल दे रखी है बच्चों, मणिकार की टोटल कैपिटल 100 करोड़ है इशू करने के बाद, और डिबेंचर टोटल 150, ऊपर वाले 10 और 30 देने के बाद की बात है, ओके। अच्छा, समझ गए बच्चों, एसोसिएट कंपनी का मीनिंग पूछ लिया, और आपसे पूछ लिया कि क्या मणिकार और नैनीकार के बीच में एसोसिएट कंपनीज का रिलेशन बना गया। अब समझते हैं, मणिकार के पास में 100 करोड़ का कैपिटल है और 100 करोड़ में से दूसरी कंपनी को दिए हैं 10 करोड़, जबकि 20% अपने को चाहिए बच्चों, 20 करोड़ होना चाहिए एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बनाने के लिए। आप लोग जानते हो 20% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स पे कंट्रोल चाहिए, एक तरह से 20% ऑफ शेयर कैपिटल पे कंट्रोल चाहिए, तो 20 करोड़, जबकि यहां सिर्फ 10 करोड़ ही ले रखे हैं, मणिकार ने नैनीकार को सिर्फ 10 करोड़ दे रखे हैं, 10% ही है, तो 10% से तो ये रिलेशन बनेगा नहीं भी, एसोसिएट कंपनी का तो नहीं होगी, सीधा सीधा सा आंसर है।
आओ आप लोगों को मैं आंसर चेक करवा देता हूं। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये देखिए, सबसे पहले बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो सब आपको मैंने बोला, मीनिंग मीनिंग या समझा दो, एडजस्ट एनरिचमेंट वगैरह सारे ये इसके फीचर्स आ गए बच्चों। इसमें सिर्फ इम्पोज बाय लॉ होता है, नोट्स में आपके सब दे रखे हैं। इसमें ड्यूटी एंड नॉट प्रोमिसेस टू बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, ड्यूटीज बनती है आपकी, ठीक है। द राइट अंडर इट ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी, और जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी, जनरली इसके अंदर मनी के राइट्स आप लोगों को दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। द राइट अंडर इट इज ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी, ठीक है। सच अ राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच की, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे जो हैं वो राइट इन पर्सोनेम के ऊपर बेस है, अपने को ध्यान में रखना है। और अ सूट फॉर ब्रीच मे बी फाइल इन द सेम वे, नॉर्मली वैसे ही इन केस ऑफ जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है और सूट फाइल करने का राइट मिलता है ना, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम पॉइंट है, ये अपने को लिख देना है। तो आप चाहें तो ये लिख करके, थोड़ी ये क्वालिटीज के पॉइंट है बच्चों, साइलेंट फीचर्स है, तो आपने जो थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से भी आप इसके साइलेंट फीचर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है बच्चे लोगों, इट इज ट्रू टू से दैट, ये देखो पार्टनरशिप के अंदर जो मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो करवा सकते हैं, और नहीं करवाते हैं तो डिसेबिलिटीज सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं होगा बाय द फर्म एंड अदर को पार्टनर अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। जैसा आपको मैंने कहा था, नो रिलीफ टू पार्टनर, 100 रुपए से ज्यादा का सर्ट ऑफ क्लेम नहीं होगा। एग्रीव्ड पार्टनर जो है वो फर्म के आगे बाकी पार्टनर्स के अगेंस्ट में केस नहीं कर पाएगा, सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे कर सकता है, आपने पढ़ा हुआ, बाकी सूट वूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म पे जरूर सूट फाइल कर पाएगा, अपने को ध्यान में रखना था। इजी। आखिरी क्वेश्चन बच्चों, एसोसिएट कंपनी, क्लियर है। अब यहां मैं आपको बताऊंगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब, यहां पे इन्होंने 20% ऑफ कैपिटल कर दिया, जबकि अपने को पता है 20% ऑफ कैपिटल नहीं है, टोटल वोटिंग पावर है, ठीक है। हाँ, जो आता कैपिटल से ही है, और उसमें दो चीजें रहती है मेनली, इक्विटी या कन्वर्टेबल, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी अपन दे सकते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन ये प्रेजम्पशन लेके किया है कि जितना कैपिटल है उतना ही वोटिंग राइट्स भी होगा, तो 100 करोड़ की कैपिटल है अगर इश्यूड वाली, तो 100 करोड़ की वोटिंग राइट्स है। उसमें से खाली 10 करोड़ इनके पास में, ओनली 10 करोड़, जो 20% से कम है, तो यहाँ पे इनके बीच में ये दोनों आर नॉट एसोसिएट कंपनीज, एसोसिएट कंपनीज नहीं होंगी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस खाली 10% का है, जबकि 20% होना चाहिए। 100 करोड़ में से कम 20% यानी 20 करोड़ के शेयर्स होने चाहिए थे, अपने को ध्यान में रखना है। फर्दर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बच्चों कोई रिलेवेंसी नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं असर्टेनिंग करने के अंदर। हेंस द इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर विल नॉट मेक बोथ द कंपनीज एसोसिएट। इस वजह से एसोसिएट का कोई रिलेशन बन जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, काफी लोग ये भी सोच सकते हैं कि डिवेंचर के बेस पे भी सोच सकते हैं, डिवेंचर में कितना हो रहा है, 150 करोड़ में से आपको 30 करोड़ दिए हैं, तो उससे वैसे भी बिल्कुल भी नहीं, डिवेंचर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो यहां कहीं पर भी काउंटिंग में नहीं आएंगे। रिलेशन चेक करते वक्त में आपको ध्यान रखना है। चलिए जी, तो ये आपका पोर्शन पूरा का पूरा बच्चे लोगों इधर आकर के हो गया है कंप्लीट। तो ये आपका मॉक सीरीज जो हमारा है वो दिसंबर वालों के लिए पूरा कंप्लीट हो गया। अक्टूबर में एक आया था तो सीरीज 1 में हमने कर लिया। सेकंड सीरीज हमारी जो ये थी नवंबर 21 के अंदर आया हुआ पेपर, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। होप कि आप लोगों को खूब सारा बेनिफिट इससे मिलेगा। जबरदस्त वाली आप तैयारी करेंगे, बहुत मजबूती के साथ तैयारी करेंगे। आप लोगों के साथ इसी तरह से मैं लगा रहूंगा। अब थोड़ा सा टाइम इंटरमीडिएट वालों को मैं ज्यादा दूंगा क्योंकि फाउंडेशन वालों के एग्जाम्स लेट है, अभी 13 से चालू होने वाले हैं। इंटरमीडिएट वालों के तो बस 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 दिसंबर से। तो इसीलिए बच्चे लोगों अब उनके साथ में थोड़ा ज्यादा उनके लिए वीडियोस आएंगे और पीछे पीछे आप लोगों के लिए वीडियोस भी तैयार है। ओके बच्चे लोगों, बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मुलाकात होती है, तब तक खूब सारा पढ़िए, पढ़ते रहिए। बाय।